हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इनकम टैक्स की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको हम बताने वाले हैं बेटा अलाउंस, बेटा भत्ते। भत्ते बेटा जो अलाउंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: फुली टैक्सेबल, पार्टिशली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो मौद्रिक भुगतान नगद दिए जाते हैं उन्हें हम भत्ते कहते हैं। ठीक है बेटा, तो भत्ते 3 टाइप्स के हो गए। एक हो गए आपके भत्ते बेटा अलाउंसेस, एक फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए। आप देखो बेटा, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप करेंगे बेटा, एक करके मैं डिस्कस करूंगा। एक होता है बेटा डीएनएस अलाउंस, या बोल सकते हैं हम डीएनएस पे। ये बेटा फुली टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, डॉग अलाउंस, नाइट अलाउंस, मतलब रूरल अलाउंस, अदर अलाउंस, मतलब एसेट्रा। ये सभी बेटा आपके हैं अलाउंस। ये फुली टैक्सेबल है। क्या है बेटा? फुली टैक्सेबल है। क्लियर? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, इसमें क्या क्या आते हैं बेटा, इसे ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। इसमें पहला आता है बेटा हाउस रेंट अलाउंस। आज मैं इस वीडियो में हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस करूंगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको भी डिस्कस करूंगा। ट्रेवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। बेटा स्पेशल अलाउंस 2 टाइप्स के होते हैं, अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट और अंडर सेक्शन 10-14 सेकेंड। अब जो हमारे पहले वाले होते हैं स्पेशल अलाउंस, जो अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट में आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम करदाता द्वारा कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदत्त भत्ता, मतलब अलाउंस टू मीट एसेसी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। मेजर जो करदाता द्वारा कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदत्त भत्ते होते हैं। ठीक है, इनका वास्तविक पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ये अलाउंस मिले, मतलब अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट के अंतर्गत हमें अलाउंस मिला 15,000 रुपये। ठीक है, और वास्तविक खर्चा है हमारा 12,000 रुपये, तो 15 में से 12 घट जाएगा, 3,000 रुपये टैक्सेबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला है अलाउंसेस फॉर ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। जब हमारा ट्रांसफ़र होता है, हम टूर पर जाते हैं, तो हमें अलाउंस मिलता है। हमारी अलाउंस मिला हमें 20,000 रुपये और खर्च हुए 18,000 रुपये, तो 2,000 जो बचे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। वो आएंगे बेटा अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट में टैक्सेबल हो जाएंगे। और मान लीजिए अलाउंस मिला आपको 20,000 रुपये, टूर अलाउंस मिला 20,000 रुपये और खर्चा हुआ आपका 25,000 रुपये, तो फुली एग्जम्प्ट हो जाएंगे। डेली अलाउंस वास्तविक व्यय तक करमुक्त होते हैं बेटा। आपको वही डिफरेंस पड़ते हैं यहाँ पे। डेली अलाउंस अगर आपको मिला है 12,000 रुपये, खर्च हुआ 10,000 रुपये, तो 2,000 जो बच गया वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, कॉन्वीनियंस अलाउंस, वाहन भत्ता। ठीक है बेटा, वास्तविक व्यय तक ये करमुक्त होते हैं। हेल्प अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो समझ में आ गया, अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट में समझ में आ गया, ये व्यय वास्तविक व्यय तक करमुक्त होते हैं। अगर आपको अलाउंस अधिक मिल रहे हैं और एक्चुअल एक्सपेंसेस कम है, तो शेष टैक्सेबल होंगे। कह सकते हैं ये टैक्सेबल कब होंगे? जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस लेस देन अलाउंस। जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस अलाउंस से कम होगा, तो जितना डिफरेंस होगा वो यहाँ पड़ेंगे, वो टैक्सेबल होंगे बेटा। क्लियर? अब है दूसरा पॉइंट इसमें स्पेशल अलाउंस में, करदाता के व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदत्त भत्ता, अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एसएससी। ये पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, मतलब व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए
कर्तव्यता को प्रदत्त भत्ता, ये कर्तव्य पर्सनल यूज के सब होते हैं। अंडर सेक्शन 10-14 सेकेंड ये थे आपके थे जो थे बेटा कर्तव्य पालन के लिए भत्ते मिल रहे थे, ये सब कर्तव्य पालन के लिए भत्ते थे, ये व्यक्तिगत के लिए भत्ते हैं। तो बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर किसी कर्मचारी के लिए आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। हॉस्टल अलाउंस ये बेटा 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस टू ब्लाइंड है अब ये 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है, ठीक है। 3200 रुपये किसके लिए? ब्लाइंड, जो आपके अपाहिज कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए। और जो नॉर्मल हैं उनके लिए फुली टैक्सेबल होता है, उनके लिए फुली टैक्सेबल होता है। बेटा अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड जो अलाउंस है वो 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। अंडरग्राउंड जो अलाउंस है वो आपका 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। ये 3600 रुपये, ये 3600 रुपये हो गया बेटा पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। और ये आपका 800 रुपये पर मंथ कर एग्जेम्प्ट होगा। अब है अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी ट्रांसपोर्ट कंपनी में हैं उनके लिए ये अलाउंस। तो प्राप्त भत्ते का 70%, प्राप्त भत्ते का 70% या 10,000 रुपये प्रति माह, जो दोनों में कम हो, जो दोनों में कम हो। फिर सुनिए ये कितना का एग्जेम्प्ट होता है बेटा? प्राप्त भत्ते का 70% या 10,000 रुपये प्रति माह, जो दोनों में कम हो, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब बेटा ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये बेटा कुछ जगहों के लिए 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है, 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। और भी होते हैं बेटा, तो अपने आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, ये मैंने ब्रीफली आपको ये बता दिए, ठीक है। तो ये आए आपके पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। अब आपके हैं फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, ये फुली एग्जेम्प्ट है बेटा, सभी कर्मचारियों के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। कार अलाउंस अगर मिल रहा है, कार अलाउंस ऑन ड्यूटी मिल रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। फॉरेन अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट, अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस फुली एग्जेम्प्ट, अलाउंसेस रिसीव्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ, एग्जेम्प्ट होगा। और कंपेंसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय ए जज फुली एग्जेम्प्ट होगा। च्योरी अलाउंस एसेट्रा, ये हमारे संप च्योरी अलाउंस एसेट्रा हैं, ये फुली एग्जेम्प्ट होते हैं बेटा। क्लियर? तो ये आपके थे बेटा फुली टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस। इनके बारे में बेटा बड़ी स्टडी करना है आपको बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा। अपनी बुक में जाकर इसको गौर से पढ़ें, इसके रूल्स, क्योंकि रूल्स याद होंगे तभी सैलरी का क्वेश्चन सही हो सकता है। देखिए बेटा अब हम सिखाने वाले हैं आपको पार्टिशली टैक्सेबल अलाउंस में पहला है हाउस रेंट अलाउंस। तो बेटा पहले हाउस रेंट अलाउंस निकालने से पहले आपको पहले सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस पता होना चाहिए। तो बेटा सैलरी फॉर HRA क्या होता है? सैलरी फॉर शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हाउस रेंट अलाउंस को HRA। तो सैलरी फॉर HRA क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स एट ए फिक्स रेट, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, हम सिखा रहे हैं बेटा आपको हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले आप निकालेंगे सैलरी फॉर HRA। सैलरी फॉर HRA याद करिए क्या होता है बेटा? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस
कमीशन ऑन सेल्स होनी चाहिए एट ए फिक्स रेट, फिक्स रेट से। ये होती है बेटा सैलरी फॉर एचआरए। अगर क्वेश्चन में बेटा डीएनएस अलाउंस नहीं है, अगर डीएनएस पे है तो वो लिखा जाएगा बेटा। और डीएनएस पे होता है बेटा हमेशा अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर? तो सैलरी फॉर एचआरए याद कर लीजिएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स एट ए फिक्स रेट। अगर आपको एचआरए निकालना है तो सबसे पहले आपको सैलरी निकालनी पड़ेगी, सैलरी फॉर एचआरए। ठीक है? तो एचआरए के लिए मतलब हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी ये होगी जो निकल के आएगी, वो नहीं होगी जो आपकी ग्रॉस सैलरी निकाले वो, ये सैलरी होगी सैलरी फॉर एचआरए। हमें इससे मतलब होगा। फिर हम लिखेंगे बेटा फॉर्मूला इसका, एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। जो सबसे कम होगा बेटा वो एग्जेम्प्ट होगा। देखिए पहला देखिए आप लोग, पहले लिखेंगे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड लिखेंगे यहां पर, इतना HRA मिल रहा होगा। ठीक है बेटा? दूसरा सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्सिस ऑफ रेंट पेड, एक्सिस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। तो यहां पे पहले लिखेंगे रेंट पेड, और रेंट पेड जो मतलब एम्प्लॉय पेड कर रहा है तो वो रेंट पेड लिखा जाएगा। फिर हम करेंगे यहाँ पे 10% सैलरी, सैलरी क्या होगी इसके लिए, ये सैलरी होगी उसका 10%। तो यहाँ पहले रेंट पेड, तो रेंट पेड में से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी जो निकल के आएगा। ये कभी माइनस में नहीं आता, प्लस में ही आना चाहिए। थर्ड फिर लिखेंगे बेटा हम 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी? ये जो सैलरी फॉर एचआरए निकली 50% सैलरी। बेटा 50% को कहाँ 50% कब करते हैं हम? जब कर्मचारी का रहने का मकान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन 4 महानगरों में है। फिर बोल रहा हूं मैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक है? दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं इंग्लिश में, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है तो करेंगे हम 50%। और अन्य शहर में अगर मकान है तो हम करेंगे बेटा 40% ऑफ सैलरी। ये सैलरी कौन सी है बेटा? ये जो सैलरी फॉर एचआरए निकाली वो सैलरी का। ठीक है? ये लिख देंगे। इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो लिखेंगे हैंस रुपीज वुड बी एग्जेम्प्ट, वुड बी एग्जेम्प्ट। मान लीजिए इन तीनों में सबसे कम है बेटा 6,000 रुपये, तो यहाँ 6,000 आएंगे और मिल रहा है आपको 10,000 रुपये, तो वो 10,000 मिल रहा है तो जो 10,000 में 6,000 घटा देंगे तो वो टैक्सेबल एचआरए होगा। ये टैक्सेबल एचआरए ही सैलरी में ऐड होता है, ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। तो ये जो टैक्सेबल एचआरए होगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। तो बेटा ये सैलरी फॉर एचआरए निकालने का फॉर्मूला है, इसे याद करें आप। अलाउंस फुली टैक्सेबल कब होगा? जब कर्मचारी ऐसे मकान में रह रहा हो जिसका भाई किराया नहीं देता हो, या अपने स्वयं के मकान में रहता है, अपने स्वयं के मकान में रहता है, तो हम एचआरए गणना नहीं करेंगे। तो जितना एचआरए मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा। फिर बताऊं एक बार, एचआरए फुली टैक्सेबल कब होता है? जब कर्मचारी ऐसे मकान में रहता है जिसका भाई किराया नहीं देता है, या भाई अपने स्वयं के मकान में रहता है, स्वयं के मकान में रहता है, तो जितना एचआरए मिल रहा है पूरा टैक्सेबल होगा। ये एचआरए कब निकालती हैं? ये जब तभी निकालेंगे जब कर्मचारी किराए के मकान में रहता है और किराया चुकाता है। 50% कब करेंगे हम? जब किराए का मकान, नौकरी से मतलब नहीं है, जब मकान जहां पे रहता है उसने मकान किराए पर कहाँ लिया है वो देखना है हमें। अगर मकान किराए पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में लिया है तो करेंगे 50%, और अगर अन्य किसी शहर में है तो करेंगे हम 40%। क्लियर? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल कर देता हूं। देखिए बेटा एग्जाम्पल, श्री राजा राम इज एम्प्लॉयड इन ए कंसर्न ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000।
मतलब राजा राम एक कर्मचारी हैं, उनकी मंथली सैलरी कितनी है? 30,000 रुपये है। बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त ही आल्सो रिसीव दी फॉलोइंग, इसके अतिरिक्त वो निम्न प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? DNS अलाउंस एट द रेट 30% ऑफ सैलरी। वो DNS अलाउंस प्राप्त करते हैं, वो है वहाँ 30% ऑफ सैलरी है। तो इस सैलरी का करेंगे हम 30%, इसका ये मंथली है तो इसको बनाएंगे हम बेटा एनुअल, मतलब ईयरली बनाएंगे, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की हो जाएगी 3,60,000, उसका निकालेंगे 30%। लेकिन देखना बेटा क्या लिखा है? हाफ पोर्शन इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो DNS अलाउंस है वो आधा सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। बोनस है बेटा 40,000। कमीशन ऑन सेल वर्थ है 30 लाख, मतलब सेल की है ये 30 लाख एट द रेट 1.5%, मतलब सेल है 30 लाख और कमीशन मिल रहा है हमें ऑन सेल मिल रहा है 1.5%। हाउस रेंट अलाउंस है एट 5,000 पर मंथ। असर्टेन टैक्सेबिलिटी ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, हमें टैक्सेबल HRA निकालना है। इफ पहला क्वेश्चन ये, मतलब इसमें क्वेश्चन है बेटा A, B और C, 3 क्वेश्चन है इसमें। ही रिसाइड्स इन मुंबई इन ए रेंटेड हाउस ऑफ ₹15,000 पर मंथ। पहले क्वेश्चन ही कहता है कि वह कहाँ रहता है? वह किराए के मकान में रहता है और मकान कहाँ है? मुंबई में है और उसका किराया है 15,000 पर मंथ। अब दूसरा क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तब होगा ही रिसाइड्स इन आगरा। दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे तो वो आगरा में रहता है, घर कहाँ है उसका? आगरा में। इन ए रेंटेड हाउस उसका है 8,000 पर मंथ। ही रिसाइड्स, तीसरा क्वेश्चन है ही रिसाइड्स इन ए हाउस ऑफ हिज रिलेटिव विदाउट पेइंग एनी रेंट। मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा A, B, C, तो तीनों के हमें आंसर बताने हैं। तो पहले का हम बताते हैं बेटा, पहले तो हम कोई सी कंडीशन हो सैलरी वही निकलेगी। तो पहले तो हम सबसे पहले हमें निकालना है हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले क्या निकालेंगे हम? सैलरी फॉर HRA, सैलरी फॉर HRA निकालेंगे बेटा। तो पहले सैलरी फॉर HRA का क्या होती है? सैलरी फॉर HRA होती है हमारी बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स एट ए फिक्स रेट। तो लिखिए इसके लिए सैलरी क्या होगी बेटा? पहले होगी बेसिक सैलरी, लिख देता हूं मैं। देखो बेटा बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी है बेटा एट द रेट 30,000 रुपये पर मंथ, जिसे हम इंटू 12 कर लेंगे, हो जाएगा बेटा 3,60,000। क्लियर हुआ? फिर लिखेंगे हम DNS अलाउंस, DNS अलाउंस ये तभी आएगा जब होगा बेटा अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो है कितना है बेटा? देखो बेटा पैसे DNS अलाउंस 30% ऑफ सैलरी है, तो पहले 30% सैलरी करिए, 3,60,000 का 30% कर लिया। इसका करा है हाफ पोर्शन इज अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका सिर्फ आधा सेवा की शर्तों का है तभी आएगा। अगर ये अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता DNS अलाउंस तो यहाँ नहीं लिखा जाता, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तभी लिखा जाएगा। तो कितना अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? 50%, तो 50% भाग लिखा जाएगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आएगा आपका हल करके 54,000 मतलब 54,000। फिर आता है बेटा कमीशन ऑन सेल होना चाहिए, कमीशन ऑन सेल्स एट ए फिक्स रेट, एट ए फिक्स रेट। तो बेटा है बेटा देखो कमीशन ऑन सेल कितनी है हमारी? 30 लाख है और उसका रेट है बेटा ऑन 1.5%। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे, ई पॉइंट है 3 से कट के 45,000 आ जाएगा। लीजिए जोड़ लीजिए बेटा 0 0 5 9 6 5 11 4 15 और 4 दीजिए। सैलरी फॉर HRA हो गई हमारी 4,59,000। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं ए डालकर। ए बताइए पहले में क्या रहता है? पहला क्वेश्चन ये है ही रिसाइड्स इन मुंबई, वो कहाँ रहता है? इन ए रेंटेड हाउस,
वह किराए के मकान में मुंबई में रहता है, उसे किराया कितना है, उसका किराया 15,000 रुपये। अभी ये नहीं, ये तो दूसरे क्वेश्चन है बेटा। तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जेम्प्ट हमें निकालना है टैक्स वाला HRA, तो पहले एग्जाम निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट HRA रिसीव, जाइए कितना मिल रहा है HRA, इसे HRA मिल रहा है, देखो यहाँ लिखा था हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है इसे 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ मिल रहा है। 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 5 60,000 हुआ। फिर लिखेंगे सेकेंड एक्स इज ऑफ रेंट पेड, एक्स इज ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। बताइए, पहले निकालो रेंट पेड लिखो। आप रेंट पेड कितना कर रहे हैं, मुंबई में घर है और रेंट पेड कर रहे हैं 15,000 पर मंथ, तो 15,000 के पहले 12 से गुणा करो, तो 0 0 0 12 5 60 और 12 कम 12 अच्छे 18, 1,80,000 हुआ। और सैलरी का 10%, सैलरी कितनी है बेटा इसके लिए, 4,59,000, इसका करिए 10%, 10% करेंगे तो आएगा 45,900। तो देखिए बेटा रेंट पेड अधिक है और 10% सैलरी कम है, तो इस 1,80,000 में से ये 45,900 घटा दीजिए, तो 0 0 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ पे रह गए 7 में 4 गए 3 और 1, 1,34,100 ये आया। अब बताइए किराया रहने का मकान कहाँ पे है, मुंबई में, तो हम करेंगे बेटा 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी इसके लिए सैलरी क्या है, सैलरी देखो ये है, तो 4,59,000 का हम करेंगे 50%, तो 50 दूनी 100, तो से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 पंजे 10, कितना है बेटा 2,29,500 रुपये आया। इनमें सबसे कम कौन सा है, इनमें सबसे कम है बेटा 60,000, तो लिखेंगे हैंस ₹60,000 वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, इनमें 60,000 का मुक्त हो गया। अब बताइए हम मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है 60,000 और 60,000 ही एग्जेम्प्ट है बेटा, तो टैक्सेबल HRA बताइए क्या होगा, टैक्सेबल HRA हमें मिल कितना रहा है 60,000 और एग्जेम्प्ट कितना हो गया, देखो 60,000 मिला और 60,000 एग्जेम्प्ट है, तो बेटा टैक्सेबल क्या होगा बेटा नील, अर्थात हम ग्रॉस सैलरी में नील लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अगर ये पॉइंट होता है तो हमारा टैक्सेबल HRA नील आएगा। अब कराते हैं हम आपको बी कंडीशन, ही रिसाइड्स इन आगरा इन ए रेंटल हाउस ऑफ रुपीज कितना है 8,000 पर मंथ। ठीक है, अब वो उनका रहने का मकान कहाँ है, आगरा में है, तो सवाल को हम कैसे हल करेंगे, सैलरी यही रहेगी, सैलरी फॉर HRA में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ निकालने में चेंज होगा बेटा। ठीक है, तो मैं ये बी पॉइंट कराता हूँ, पहले सेलेक्ट कर दूँ, देखिए बी पॉइंट। ठीक है, तो बी पॉइंट की सैलरी ऐसे निकलेगी। ठीक है, सैलरी यही रहेगी, सैलरी फॉर HRA यही रहेगी सेम टू सेम। फिर लिखेंगे हम एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, ये बी पॉइंट है बेटा। ठीक है, आप बताइए मकान कहाँ है, मकान है बेटा आगरा में, वो मकान उसने किराए पे लिया, आगरा में लिया है, तुम कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ये बताइए HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड लिखेंगे, HRA वही मिल रहा है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 5 60,000 हो गया। फिर लिखेंगे हम एक्स इज ऑफ रेंट पेड, एक्स इज ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो पहले लिखेंगे रेंट पेड, बताइए रेंट पेड कितना कर रहे हैं, ही रिसाइड्स इन आगरा इन ए रेंटेड हाउस ऑफ रुपये कितना है 8,000 पर मंथ, किराया दे रहे हैं 8,000 पर मंथ, तो 8,000 की 12 से गुणा करो, 12 × 96, तो रेंट पेड हो गया 96,000, माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि एक्स लिखा है इसलिए डिफरेंस करना है। 10% सैलरी करिए, इसका 10% सैलरी करिए तो 45,900 आएगा, डिफरेंस करिए बेटा, यहाँ डिफरेंस कभी माइनस में नहीं आएगा। अब 96,000 में से 45,900 घटाइए तो 100, यहाँ पर रहेगा 5 5 में गया 0,
9 में से 4 गए 5। आगे बेटा 50,100। थर्ड पॉइंट बेटा मकान कहाँ है किराए पर? आगरा में। ना तो मुंबई में है, ना कोलकाता में है, ना चेन्नई में है, ना दिल्ली में है। तो बेटा अदर सिटी है, तो हम करेंगे बेटा यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी करेंगे। सैलरी कितनी है? 4,59,000 4,59,000 इंटू मतलब 4,59,000 का करेंगे हम 40%। देखिए बेटा ध्यान से, 0 0 0 से 0 कट हो गया, 0 0 4 में 36 लगे 3, 4 में 23 लगे 2, 4 16 और 2 18। देखिए बेटा 1,83,600 आया। बताइए इसमें सबसे कम कौन सा है? लिखा है एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड। इनमें सबसे कम कौन सा है बताइए? 50,100। तो लिखेंगे हैंस 50,100 would be exempt, would be exempt। अब देखिए बेटा टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA मिल कितना रहा है हमें? देखो बेटा HRA मिल रहा है 60,000 और एग्जाम कितना हो गया? 50,100 कह सकते हैं। तो देखिए बेटा माइनस करिए तो 900 आ गया, 9 लीजिए 9,900, 9,000 तो आपकी ग्रॉस सैलरी जब निकालेंगे तो उसमें 9,900 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? बी पॉइंट क्लियर हुआ। अब सी के सी पॉइंट बेटा ही रिसाइड्स इन ए हाउस ऑफ हिज रिलेटिव विदाउट पेइंग एनी रेंट। तीसरी कंडीशन में बेटा, तीसरी कंडीशन में है समझाता हूं। तीसरी कंडीशन में वह क्या करता है? वह अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है और वहां वह कोई किराया नहीं देता है। मैंने बताया था जब एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी ऐसे मकान में रहता है जहां वह कोई किराया नहीं देता है या अपने स्वयं के मकान में रहता है तो हम HRA गणना नहीं करते। जितना HRA मिलता है फुली टैक्सेबल होता है। तो इसी कंडीशन में वह बिना किराए के मकान में रह रहा है, इसलिए जो हमारे जो टैक्सेबल HRA होगा, टैक्सेबल HRA होगा वो फुली होगा, गणना नहीं करेंगे हम। तो 5,000 इंटू 12 पूरा 60,000 रुपये टैक्सेबल होगा। क्यों पूरा टैक्सेबल होगा? क्योंकि वह ऐसे मकान में रहता है उसे जहां वह कोई किराया नहीं देता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको HRA निकालना आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।